गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मंजुलता MAG कॉलेज भरतपुर में जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक लूँगी। कोशिका द्रव में यह संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जालक रूपी तंत्र के रूप में दिखाई देती है। सब एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन द प्लाज्म और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क है उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरी इसमें फ्लैट और वेस्कुलर स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड रहता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल सेल। और टोटल सेल के वॉल्यूम का 12% होता है। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, अक्यूरेंस की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दो लिखे हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में है। सबसे पहले से गार्नियर ने डिस्कवर किया था और चूंकि उसने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था तो उसे एक सिर्फ जालनुमा संरचना दिखाई दी थी, इसलिए इसने इसका नाम इरगैस्ट्रोप्लाज्म कहा था, यानी कि जाल द्रव्य। परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर पोर्टर ने देखा था और क्लाउडे एंड फलम ने इसको विस्तार से वर्णन किया। और पोर्टर ही पहला साइंटिस्ट था जिसने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म कोइन की, यानी इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो न्यूक्लियस के पास देखिए आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूर जाते जा रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको निकालते हैं तो इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। और इसका जो अक्यूरेंस की बात की थी जब हमने, तो ये सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित नहीं होता, बल्कि मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स में, अंड कोशिका में और भ्रूणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। स्पर्मेटोसाइट में भी ये बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है तथा ये उन सभी कोशिकाओं में अधिक विकसित रूप में पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित रहती हैं। और जो मसल्स है तो पेशी कोशिकाओं में ये जालक रूप में व्यवस्थित होता है, इसलिए इसे पेशी द्रव्य जालिका या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सभी प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का एक पार्ट है और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जब हमने यूनिट सेल मेम्ब्रेन की बात की थी तो हमने बात की थी कि ये यूनिट सेल जो है वो रॉबर्टसन ने बताया था, जिसे हम इकाई कला कहते हैं, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इकाई कला से संबंधित होता है या उससे युक्त रचना होती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन की वो थिकनेस है वो 50 to 60 आर्मस्ट्रांग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर पोर थ्रू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और ये 3 तरह की इकाइयों से बना होता है। अंतःप्रद्योय जालिका की जो संरचना है वो उपापचयी अवस्था मीन्स मेटाबॉलिज्म कर रहा है या नहीं कर रही है सेल, या परिस्थिति और उसकी एज पे भी डिपेंड होती है। मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 तरह की रचनाओं से बनी होती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ये सभी 50 से 60 आर्मस्ट्रांग मोटी कलाओं से रचित होती हैं, जिनमें लिपिड प्रोटीन संगठन यूनिट मेम्ब्रेन के समान ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी जो है ये लंबी चपटी थैलेस समान अशाखित, ध्यान रखना ये ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच है और जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस होती हैं।
ये समांतर पंक्तियों में समूह बनाते हुए केंद्र के चारों ओर पाई जाती हैं और इनका जो वो है वो हमने बात कर चुकी है 40 to 50 आर्मस्ट्रांग होता है। और ये उन सब कोशिकाओं में बहुतायत से मिलती हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है या प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। जैसे आपके नोटोकॉर्ड है, ब्रेन है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और अग्नाशयी यकृत है, इन सब में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ट्यूब्यूल्स जो है वो वाइडर हैं, ट्यूबुलर हैं और ब्रांच्ड हैं। मेनली दोनों में जो अंतर है वो ब्रांच का है, शाखित होते हैं और इनका व्यवसाय जो इनका डायमीटर होता है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और इनमें राइबोसोम नहीं होता, इसका मतलब ये ज़्यादातर उनमें रिलेटेड होती हैं जो कि स्टीरॉयड जैसे हार्मोन्स, ग्लिसरॉयड, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। ये रेटिना की उपकला कोशिकाओं में जो विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती हैं उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और जो तीसरा है वो है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित अंडाकार या गोल विभिन्न इनका साइज जो है वो चेंज होता रहता है। ये एक दूसरे से दूर कोशिका द्रव में फैले रहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो रिलेटेड सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। और स्पर्मेटोसाइट्स वेसिकल्स में तो सिर्फ यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। अगर हम अब तीनों को कंपेयर करें तो बात कर सकते हैं कि सिस्टर्नी जो है वो लंबी है लेकिन अनब्रांच्ड है और एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई पाई जाती है और ज़्यादातर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होती हैं। दूसरा हमने और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जितनी भी अपनी वो सेल्स हैं उनमें वो बहुत तादाद से मिलती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिनमें से मैं बात कर ली नोटोकॉर्ड है, ब्रेन है, जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या फिर आपके अग्नाशय यकृत है उनमें पाई जाती है। और जब हमने बात की थी ट्यूब्यूल्स की तो हमने कहा था ये वो अनब्रांच थी बिल्कुल, ये भी नलाकार वो नाली के रूप में संरचना होती है लेकिन ये ब्रांच्ड होती हैं नलिकाएं जो होती हैं और ये उनमें बहुतायत में मिलती हैं जो कि स्टीरॉयड हार्मोन जैसे ग्लिसरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं उनमें पाई जाती हैं। और आइस में जो रेटिना है उसमें विटामिन ए से रिलेटेड होती है, उनमें भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो ये तीसरी वेसिकल है ये गोलाकार और छोटे छोटे रूप में पाई जाती हैं और प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड है ये भी, और उनमें बहुत ज़्यादा होती है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। परंतु स्पर्मेटोसाइट वेसिकल्स में ये अकेली होती हैं, अकेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, चूँकि हमने पहले ही बात किया ये यूनिट मेम्ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, तो इसके अंदर 30% लिपिड्स और 60% प्रोटीन होता है। जैसे कि हम जानते हैं यूनिट मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स बहुत होते हैं। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मा लेजन, गैंग्लियोसाइड्स प्रमुखता से पाए जाते हैं और इनमें राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें वर्किंग प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और अभी हम बार बार कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फेटाइड, प्लाज्मोलेसन, ग्लाइकोलिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड आदि के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और मुख्य एंजाइम जो हैं इसमें आप देख सकते हैं NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, NADH डाइफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase, यूरोडीन, गाइनोसिन, आइनोसिन डाइफॉस्फेटेज, 2 हाइड्रोलाइज UDP, GDP एंड IDP इसमें प्रेजेंट होते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जब इसका स्ट्रक्चर दिखाया था तो हमने दो नाम लिए थे। अगर आप देखें तो हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों का नाम क्यों है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, राइबोसोम की प्रेजेंस जो है इसको दिखने में खुरदरा दिखाती है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो नेचुरली पहला जो डिफरेंस है वो कोटेड विद राइबोसोम, इसलिए हम इसे ग्रेनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, वो स्मूथ होती है, उसे हम कहते हैं ए ग्रेनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूँकि आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना राइबोसोम निकाल देता है उससे ओरिजिनेट होता है। मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिस्टर्नी से बना होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूल्स है। और जब हमने सिस्टर्नी पढ़ा था तब भी हमने कहा था कि सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होते हैं, और चूँकि ये ओरिजिनेट ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेनली सिस्टर्नी से बना होता है। अगर ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वैसे तो बहुत क्लियर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SER वो राइबोसोम के लॉस करने से बनता है। इंटरसिस्टर्नल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये देखा गया है। और फ्लूइड प्रेजेंट इन ER एंड पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज ऑफ सिमिलर नेचर। अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लूइड भरा होता है इनके बीच में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बिल्कुल सेम है, जो कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस में भरा हुआ होता है। आज स्ट्रक्चर और उस पर हमने बात की। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन लेंगे। थैंक यू।